तो वो क्या कह रहा है कि आपका नॉर्मल, हम इस नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको एवरेजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन को। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेजेस की, तो हमारे पास जो नॉर्मल जहन में आता है इट्स अर्थमेटिक मीन, जो कि डेली लाइफ में चाहे वो स्टैट से रिलेटेड पर्सन हो या नहीं हो, हम अर्थमेटिक मीन को जहन में आते हैं कि जी अर्थमेटिक मीन ही सिर्फ एवरेज है, बट इट्स नॉट द सेम केस। हमारे पास एवरेजेस बहुत तरह के हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे, जिसमें आपके पास अर्थमेटिक मीन भी है, उसमें आपका ज्योमेट्रिक मीन भी है, हार्मोनिक मीन भी है, मीडियन भी है, मॉड भी है। और ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, ये आपको डेटा का सेंटर लोकेट करके दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि दो पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। फर्स्टली, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुड बी समवेयर विद इन अ रेंज ऑफ द डेटा सेट, कि जो भी आपका डेटा सेट की रेंज है, मैंने आपको रेंज बताया कैसे हम निकालते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, जो भी आपके डेटा सेट की रेंज है, आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर उसी रेंज के दरमियान कहीं ना कहीं होगा। एंड सेकेंडली, it should remain unchanged by a rearrangement of the observation in different order, यानी अगर मैं observations को rearrange कर दूं तो अर्थमेटिक मीन के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि आपके पास डेफिनेटली जब हम देखेंगे, मैंने आप लोगों को सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस बताया है कि क्या होता है, ठीक है। और जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं, या हम जो कि सैंपल को डिस्क्राइब कर रही होती है एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी, उसको हम लैटिन लेटर के साथ, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन से हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम ग्रीक लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक के दरमियान डिफरेंस बताया था। जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है डेफिनेटली वो पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया जाता है, और इट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द पॉपुलेशन। और नॉर्मली हमें पॉपुलेशन नोन नहीं होती है, ठीक है, इट्स नॉट अवेलेबल। तो हम जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकल सैंपल डेटा से कैलकुलेट करते हैं। तो जो सैंपल डेटा से न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आती है वो एज अ एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर कहलाती है, जिसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो सैंपल से कैलकुलेट होकर आती है उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, और इट बिकम कंसिडर एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, क्योंकि हमें पॉपुलेशन पैरामीटर नोन नहीं होता, बिकॉज पॉपुलेशन पैरामीटर इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, और जब पॉपुलेशन ही में पूरी अक्सर औकात नोन नहीं होती तो डेफिनेटली पॉपुलेशन पैरामीटर भी हमें नोन नहीं होता, हम उसे एस्टिमेट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल, ठीक है। तो अब जो हमारे पास आ जाती हैं क्राइटेरियाज एंड सेटिस्फैक्टरी एवरेजेस की, हम बहुत सारे एवरेजेस देखेंगे। उसमें सबसे पहले क्या है आपके पास कि जो भी एवरेज का मैयर है इट शुड बी रिगरसली डिफाइंड, यानी डिफाइंड होना चाहिए, should be well defined, it should be based on all the observation, it should be simple to understand and easy to interpret, quickly and easily calculated, amenable to the mathematical treatment, relatively stable in the repeated experiment, sampling experiment, यानी जब आप repeated sampling experiment करें तो उसकी वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, it should be stable, और बहुत ज्यादा abnormally large और small observation से इसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपके डेटा सेट में कोई आउटलायर आ जाए तो should be affected, ठीक है, इसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो हमारे पास जो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस आ जाती हैं, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है वो आपके पास अर्थमेटिक मीन है, जिसको हम सिंपली मीन कहते हैं। The second one is the geometric mean, third one is the harmonic mean, median, and the mode. And the first three types are the mathematical in character and give an indication of the magnitude of the observation values. और जो फोर्थ टाइप है वो आपको मिडिल पोजीशन को लोकेट करके देती है, जो कि आपका मीडियन है, वो आपका डेटा का सेंटर लोकेट करके देता है। और जो मॉड है वो आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो लोकेट करके देती है। तो ये हमारे पास 5 मेजर्स हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे, जिसके डिफरेंट आप देखेंगे प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है दैट इज योर अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन और सिंपली अ मीन इज डिफाइंड एज एन एवरेज, और इसकी डेफिनेशन क्या है, अर्थमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन के सम को आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देना है। इट्स अ सिंपल मेजर जो हम डेली लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन जब आप पॉपुलेशन से निकालते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ, यानी म्यू इज बेसिकली अ पैरामीटर जो कि पॉपुलेशन से कैलकुलेट होकर आता है, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, दिस इज कॉल्ड म्यू, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन साइज है या पॉपुलेशन में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है
उसको हम कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स सपोज इफ वी हैव N ऑब्जर्वेशंस इन द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय x1, x2 सबस्क्रिप्ट में हमने यूज कर लिया to so on xn. So how can I write in a summation form summation x? Now this is a sum of sum sign, ये sum sign है which shows कि मैंने जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी x की उनको सम अप कर लिया and we divided by the total number of observation in the population. So ये आपका मीन आ गया, अर्थमेटिक मीन, जो कि पॉपुलेशन से कैलकुलेट हुआ है. ठीक है. और इसी तरीके से अगर मैं दिस इज कॉल्ड पैरामीटर. ठीक है. और अगर मैं जो है वो सैंपल से कैलकुलेट करना चाहूँ सैंपल मीन को, सो वी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार. ठीक है. दिस इज द नोटेशन फॉर्म. ये आपकी एक्स बार है. और लेट्स सपोज मैंने आपको बताया था कि अगर सैंपल में आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ n ऑब्जर्वेशंस हैं, सो हाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय x1 to xn, और दिस इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो दिस इज वेरी सिंपल, जो आपका अर्थमेटिक मीन है. और ये आपका अनग्रुप डेटा सेट से अर्थमेटिक मीन में यहाँ पे निकालने के लिए बता रही हूँ. दिस इज द अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला फॉर द अनग्रुप डेटा सेट. ठीक है. यहाँ पे जो डेटा है वो ग्रुप नहीं है, आपके पास जो भी फॉर्म आपको डेटा है वो रॉ फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है. ठीक है. सो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया. आपने तमाम ऑब्जर्वेशन को प्लस किया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर इसको डिवाइड कर दिया. सो दोनों हमने सैंपल और पॉपुलेशन के लिए देख लिए हैं. अच्छा, दूसरा ये चीज ये है कि आपका जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज. अगर आपके पास डेटा सेट में कोई एक्सट्रीम या आउटलायर आ जाता है तो अर्थमेटिक मीन के ऊपर बहुत अफेक्ट होता है, क्योंकि आपका डेटा का जो सेंटर है वो एकदम से चेंज हो जाता है. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका डेटा सेट है, ये 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और इनका मैंने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली इट्स अ अनग्रुप डेटा सेट और इसका ये सैंपल है. यहाँ पे कोई पॉपुलेशन का जिक्र नहीं किया, तो मैं एक्स बार निकालूंगी, समीशन एक्स ओवर एन, यू जस्ट सम अप इट, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, उसके ऊपर आपने डिवाइड किया. सो आपका जो अर्थमेटिक मीन आ गया वो 40 आ गया. सो लेट्स सपोज अगर फॉर एग्जांपल 9 स्टूडेंट्स के बजाय 10 स्टूडेंट के मार्क होते और यहाँ पर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो लेट्स सपोज 80 आ जाते. ठीक है. तो क्या होता कि आपका जो अर्थमेटिक मीन है डेफिनेटली वो शिफ्ट कर जाता. वो अर्थमेटिक मीन आपका 40 नहीं आता, इट बिकम 50, 55 या 60 के दरमियान कहीं चला जाता. तो जो आपके पास अर्थमेटिक मीन है इट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज. कोई भी डेटा सेट में अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आती है जो कि बाकी डेटा सेट से टोटली डिफरेंट है, तो अर्थमेटिक मीन के ऊपर डेफिनेटली इसका इफेक्ट होगा. और उसका नुकसान ये होगा कि वो जो अर्थमेटिक मीन है जिसको हम कह रहे हैं कि वो डाटा का सेंटर है, वो एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, तो डेफिनेटली वो उस सूरत में रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी. अगर मैं यहाँ पे मेरा अर्थमेटिक मीन 60 आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो 60 इस पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो इस डाटा का सेंटर नहीं है, वो क्योंकि एक वैल्यू से उसमें शिफ्ट कर गया है. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है वेटेड अर्थमेटिक मीन. अब वेटेड अर्थमेटिक मीन में और अर्थमेटिक मीन में क्या फर्क है कि नाम से जाहिर हो रहा है कि वेट्स जो है वो यहाँ पर हमने असाइन किए हैं जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है डेटा सेट के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस. यानी हमने हर ऑब्जर्वेशन को उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बेस के ऊपर हमने वेट असाइन कर दिए हैं. ठीक है. अब अगर मैं पिछली वाली एग्जाम्पल लूँ, ये जो पिछला आपके पास है सिंपल जो फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का, अगर इसमें देखें तो x1 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है कोफिशिएंट के तौर पे, x2 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है. यानी यहाँ पर जब आप सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो तमाम ऑब्जर्वेशन की इक्वल इंपॉर्टेंस है. यहाँ पे किसी भी ऑब्जर्वेशन को मैंने कोई और वेट असाइन नहीं किया, सबका जो वेट है वो 1 है. तो अर्थमेटिक मीन जो है वो वेटेड मीन नहीं है, उसमें तमाम ऑब्जर्वेशन की इक्वल इंपॉर्टेंस है, आप ये कह सकते हैं. जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है उसमें तमाम ऑब्जर्वेशन की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि हर ऑब्जर्वेशन को उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बेस के ऊपर जो है वो वेट असाइन कर दिया जाता है और तमाम ऑब्जर्वेशन आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. तो इस सूरत में क्या होगा कि जैसे मैंने वहां पे x1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, x2 भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था. नाउ अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसका वेट अगर W1 है तो मैं x1 को W1 के साथ, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का वेट अगर W2 है उसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से, सो आई असाइन W2 बाय x2 को मैं W2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और xn को जो है वो Wn के साथ, यानी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स के साथ जो है वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है एंड डिवाइडेड बाय, नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिवाइड नहीं होगा बल्कि सम ऑफ वेट्स के ऊपर जो है वो डिवाइड होगा. सो अगर मैं इसको नोटेशन x बार जो हम यूज करते हैं
हैं वो हम सिंपल अर्थमेटिक मीन के लिए यूज करते हैं, और अगर मैं उसके सबस्क्रिप्ट में W डाल दूंगी तो इट मीन्स कि मैं वेटेड अर्थमेटिक मीन की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे तमाम ऑब्जर्वेशन जो है वो इक्वल वेट्स की इंपॉर्टेंस की नहीं है। सो यहाँ पर आपका जो एक कॉलम बन रहा है वो आपका एक्स का बन रहा है और दूसरा कॉलम आपका वेट्स का बन रहा है, और यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो x1, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ x1 से लेकर ये आपकी जा रही है xn तक, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट्स हैं वो भी मैंने विद सब्सक्रिप्ट जो है वो W1 एंड W2 एंड सो ऑन WN जो है वो मैंने ले लिए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम जो वेरिएबल है उसको हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर W1 x1, W2 x2 एंड सो ऑन WN xn जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इस कॉलम का जो वेट है वो आपको दे देगा समीशन W x, ठीक है, समीशन xi wi या समीशन wi xi डिवाइडेड बाय समीशन wi, वेयर i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। सो हम अक्सर का सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज वी नो दैट कि जब हमने समीशन लगाया तो डेफिनेटली कोई ना कोई वेरिएशन है, तो वी जस्ट सिंपली राइट समीशन WX, यानी W के जो कॉलम है, जो वेरिएबल का कॉलम है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग X वेरिएबल के कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करके सम अप कर दिया एंड वी सिंपली डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स, ठीक है। सो ये आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं 3.2, कैलकुलेट द वेटेड मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स हैं, विच इज फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लाइट एंड अदर आइटम्स, और एक्सपेंडिचर जो है वो है फूड का 290 रुपीज, रेंट 54, क्लॉथिंग 98 एंड अप टू सो ऑन। और अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, अब यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं दे आर ऑफ नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। सो हमने जो है फूड को जो है वो 7.5 वेट असाइन किया है, रेंट को हमने 2.0 असाइन किया है, क्लॉथिंग को जो है वो 1.5 वेट असाइन किया है, फ्यूल को 1.0, और बाकी जो मिसलेनियस आइटम्स होते हैं आपके उसके अलावा उसको हमने 0.5 जो है वो असाइन किया है। तो हमने देखिए तमाम जो आइटम्स है उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। सो आप क्या करेंगे, दीज एक्सपेंडिचर आर बेसिकली योर वेरिएबल एक्स, और जो वेट्स हैं W है हो गए हमारे, इन दोनों कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, और वेट्स को भी सम कर लेंगे। जब आप वेट्स का सम करेंगे दिस इज समीशन W, दिस इज समीशन WX, और आपने जो सम आया है इसको सम ऑफ वेट्स के ऊपर डिवाइड कर देना, सो यू गेट द वेटेड मीन, और ये आपके पास आया 203.4 रुपीज। सो इस तरीके से आपने वेटेड मीन जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। इज इट क्लियर गर्ल्स? जी बेटे? यस मैम। ओके, एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे यहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज की तरफ बाद में आती हूँ अर्थमेटिक मीन की। उससे पहले मैं आप लोगों को मीन फ्रॉम द ग्रुप डेटा सेट बता दूं कि हमने अर्थमेटिक मीन ग्रुप डेटा सेट से कैसे निकालना है। अनग्रुप का फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इट्स अ सिंपल वन, यू हैव जस्ट हैव टू सम द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम ग्रुप डेटा सेट में आ जाते हैं तो जब ग्रुप का नाम आता है तो आपके जहन में डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए, जो हम पीछे देख कर आए हैं, जिसमें क्लासेस हैं और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन हुई है। तो जब भी इस तरह का केस आएगा तो उस सूरत में आपने जो अर्थमेटिक मीन है वो किस तरीके से निकालना है। देखिए जब आपके पास क्लासेस आएंगी तो डेफिनेटली आपके पास एक लोअर लिमिट होगी और आपके पास एक अपर लिमिट होगी, और उसके सामने आपकी फ्रीक्वेंसीज होंगी। अब क्या होगा कि आपको मिड पॉइंट्स मैंने निकालने के लिए बताए थे, विच इज एक्स, वो आपने मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। जब हम ग्रुप अनग्रुप में काम करते हैं तो एक्स बार का या अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। आपने सम करना है तमाम ऑब्जर्वेशन को और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिवाइड कर देना, यानी बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है अर्थमेटिक मीन के अंदर कि हमने तमाम ऑब्जर्वेशन को प्लस करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि तमाम ऑब्जर्वेशन जो है वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लॉस कर देती हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास फर्स्ट क्लास जो है वो 5 to 9 है, नेक्स्ट क्लास आपकी 10 to 14 है, ठीक है। मैं कोई भी एक आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, और जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी 15 to 19 है, अप टू सो ऑन, इस तरह क्लासेस हैं आपके सामने, और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेट सपोज 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो मुझे पता है कि 5 से लेकर 9 तक के दरमियान 2 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वो 2 ऑब्जर्वेशन कौन सी हैं वो मुझे नहीं पता। हो सकता है वो 2 ऑब्जर्वेशन 7 और 8 हो सकता है वो 2 ऑब्जर्वेशन जो है वो 6 और
7 हो सकता है वो दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशंस 8 हो। आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया। हाँ मुझे सिर्फ ये पता है कि वो उसके रेंज में 2 ऑब्जर्वेशंस लाई करती हैं। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कौन सी 2 ऑब्जर्वेशन है, मैंने एज्यूम कर लिया कि वो ऑब्जर्वेशन इन दोनों रेंज का सेंटर है, यानी इसका सेंटर है। इसका सेंटर क्या बनेगा, इसका सेंटर बनेगा 7। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि वो जो 2 ऑब्जर्वेशन है, अब चूंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन सी 2 ऑब्जर्वेशन है, तो आई एज्यूम इट कि जो इसका सेंटर बन रहा है विच इज 7, यही वो 2 ऑब्जर्वेशन है। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो 3 ऑब्जर्वेशन इस रेंज के दरमियान है वो तीनों ऑब्जर्वेशन 12 12 12 है। मैंने एज्यूम कर लिया कि इस रेंज में जो 4 ऑब्जर्वेशन है वो चारों ऑब्जर्वेशन 17 17 17 17 है। यू गेट इट। अब बेसिकली हमारा जो काम होता है अर्थमेटिक मीन का, अगर मैं सिंपल फॉर्मूला आपको बताऊं जो हमने देखा था, वो क्या था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। मुझे बेसिकली अपने न्यूमरेटर के अंदर उन तमाम ऑब्जर्वेशन का क्या चाहिए, मुझे तमाम ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो चाहिए। ठीक है, मुझे उन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर मुझे नहीं पता कि अगर ये होती 7 और 8 तो मैं इनको प्लस कर लेती, लेकिन अब ये तो चीज मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूंगी कि मैं x को f के साथ जो है वो क्या कर दूंगी, यानी तमाम मिड पॉइंट्स को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट व्हाट यू गेट 7 2 14। और यही हमारे पास बन रहा था कि इस रेंज में 2 ऑब्जर्वेशन है और मैंने उन 2 ऑब्जर्वेशन को 7 ले लिया। इट मीन 7 और 7, तो 7 + 7 कितना हो गया, 14। इस रेंज में 3 ऑब्जर्वेशन है, मैंने उन तीनों ऑब्जर्वेशन को 12 12 12 ले लिया, तो 12 + 12 + 12 कितना आ गया, इट कम्स आउट टू बी 36। तो बजाय इसके कि मैं 12 + 12 + 12 करूं, मैं 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो व्हाट यू गेट 36। इसी तरीके से 17 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा व्हाट यू गेट 28, और आपके पास ये आ गया 68। तो अब क्या आ गया कि आपके पास बेसिकली हर क्लास का टोटल मिल गया, यानी 5 to 9 जो ऑब्जर्वेशन का टोटल है वो 14 है, 10 to 14 36 है, और 15 to 19 68 है। तो जब मैं इनको दोबारा प्लस करूंगी 14 + 36 + 68, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तमाम ऑब्जर्वेशन का, लेट सपोज ये आपके पास 9 टोटल ऑब्जर्वेशन थी, तो मेरे पास इन तमाम 9 ऑब्जर्वेशन का क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी के नीचे क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो डिनोमिनेटर में जब आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, तो आप मुझे बताएं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है, 9। तो आपका जो ग्रुप का फॉर्मूला बनेगा जब आप ग्रुप डेटा सेट में काम कर रहे होंगे एक्स बार का, सो दिस इज योर समीशन एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का सम आपको टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम दे रहा है। जितनी भी 9 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है अभी फिलहाल उनकी बात कर रही हूँ, और जनरली बात करेंगे तो जितनी भी डेटा सेट में ऑब्जर्वेशन है उनका सम आपको समीशन एफ एक्स से मिल जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मिल जाएंगी। सो अर्थमेटिक मीन का ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। यहाँ से आपको समीशन एफ एक्स मिल जाएगा और यहाँ से आपको समीशन एफ मिल जाएगा। यू गेट इट गर्ल्स, बात समझ आइए किस तरीके से आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है फ्रॉम द ग्रुप डेटा सेट। यस, यस मैम, समझ आ गई है। ओके। सो ये आपका अर्थमेटिक मीन का जो है वो फॉर्मूला हो गया फ्रॉम द ग्रुप डेटा सेट। ठीक है, जहां पे भी ग्रुप डेटा सेट के अंदर एन आता है, अगर कहीं अक्सर औकात ये होता है कि ग्रुप डेटा सेट का फॉर्मूला होता है उसमें एन का इस्तेमाल हुआ होता है। सो जहां कहीं भी एन आता है ग्रुप डेटा सेट में, एन का मतलब समीशन एफ होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम होता है। ठीक है, सो यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जिसमें उसने आपको शो करके यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जब उसने अनग्रुप डेटा सेट के साथ काम किया तो उसका अर्थमेटिक मीन कितना निकला। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा सेट का मीन है। फिर उसके बाद उसने जो है वो एक्स बार को इस्तेमाल किया, लीव इट दैट वन, इसको छोड़ दें। और ग्रुप डेटा सेट से जब आपने अर्थमेटिक मीन निकाला तो आपके पास 122.5 आ रहा है। तो आप देखें कि देयर इज नॉट मच डिफरेंस, नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द अनग्रुप्ड मीन एंड द ग्रुप मीन। जो अनग्रुप से निकल रहा है वो 122.07 है और जो ग्रुप से निकल रहा है वो 122.5 है। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली सा डिफरेंस है जिसको हम कैलकुलेशन की बेस्ड के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत आ जाता है और बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेशन आपको दे रहा है।
उसके बाद आपके पास ये सिंपल फॉर्मूला था जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी कहलाता है आपका अर्थमेटिक मीन का। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें सबसे पहला जो मेथड आपके पास होता है विच इज योर शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग मीन। एक तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, और ये आपका कहलाता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। लिखा नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन आई होप सो कि समझ आ रही होगी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपका डायरेक्ट मेथड है। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? शॉर्ट फॉर्मूले के अंदर हम एक नए वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो नया वेरिएबल है दैट इज योर डी। ठीक है, और डी वेरिएबल की जो डेफिनेशन होती है दैट इज योर एक्स माइनस ए। जब भी हम कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा चेंज ऑफ ऑरिजिन हो रहा होता है। ठीक है, और डी वेरिएबल की डेफिनेशन जो है वो आपके पास क्या है? दिस इज योर x माइनस ए। ठीक है, और x माइनस ए में ये जो a वैल्यू है दिस इज योर एज्यूम मीन। इसको हम कहते हैं एज्यूम मीन, एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। हम कोशिश करते हैं कि ये जो एज्यूम मीन अगर मैं इसको कह रही हूं तो ये डाटा के सेंटर में से कोई भी वैल्यू लोकेट हुई थी हो। ठीक है, जब भी हम जब भी आप कोई चीज वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं डाटा सेट के अंदर से, तो चेंज ऑफ ऑरिजिन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? चेंज ऑफ ऑरिजिन हो रहा होता है, और चेंज ऑफ ऑरिजिन का आपका अर्थमेटिक मीन के ऊपर इफेक्ट है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का चेंज ऑफ ऑरिजिन का इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने डी वेरिएबल का इंट्रोड्यूस करवाया, मैं आपके साथ पहले अनग्रुप डाटा के साथ डील करती हूँ। आपके पास एक्स वैल्यूज हैं, लेट सपोज आपके पास वैल्यूज हैं 2। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 3, उसके बाद आपके पास है 5, फिर उसके बाद आपके पास है 9। लेट सपोज आपके पास ये तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अगर मुझे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आ जाता तो मैं सिंपली समीशन एक्स ओवर एन कर सकती हूँ, या फिर मैं एक शॉर्ट मेथड यूज कर सकती हूँ जिसमें एक नया वेरिएबल मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, और उसकी डेफिनेशन क्या है? एक्स माइनस ए। नाउ व्हाट इज ए? इट्स एन एज्यूम मीन, एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। कोशिश करते हैं कि ये डाटा का सेंटर उठाया जाए क्योंकि हम डेविएशंस ले रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डाटा 2 से लेकर 12 तक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी जो ए की वैल्यू है विद इन अ रेंज हो, और वो सेंटर हो कोई ना कोई। ठीक है, कोई भी सेंट्रल वैल्यू, आप किसी भी सेंटर के साथ काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए को 4 ले सकती हूँ, मैं ए को 5 ले सकती हूँ, मैं ए को 6 ले सकती हूँ। ठीक है, उससे अर्थमेटिक मीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोशिश करें कि डाटा का सेंटर उठाएं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं अगर 5 ले लेती हूँ, तो 2 ए को मैं 5 कंसिडर करती हूँ, तो 2 माइनस 5 आपके पास कितना आ जाएगा? आपने नेगेटिव वैल्यू भी एज्यूम करनी है विच इज -3। 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपके पास? -2। फिर उसके बाद 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 4। और 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? दैट इज आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, सो आपके पास यहाँ से समीशन डी जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब जब आपका समीशन डी आ गया, ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये -5 हो गया, और ये कितना आ गया आपके पास? 11। ये 11 का सम हो गया, और ये आपके पास आ गया -5, और ये आपके पास आ गया समीशन डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। नाउ जब हम अर्थमेटिक मीन एक्स बार, बेसिकली मेरा मकसद एक्स का मीन निकालना है। मैंने नया वेरिएबल जो डी इस्तेमाल किया है वो मैंने अपनी आसानी के लिए किया है, शॉर्ट मेथड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये हैंड कैलकुलेशन आपके पास जाती है, मैंने किसी भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं सिंपली एक्स वेरिएबल के साथ डील करती तो डेफिनेटली मुझे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता। अभी तो सिंपल छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुझे इनको सम करना पड़ता और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करती, तो मुझे डेफिनेटली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता, जो कि मैंने अभी नहीं किया। या आपके पास समीशन डी आ गया। एक्स बार का फॉर्मूला जब हम शॉर्ट मेथड यूज करते हैं तो ए प्लस समीशन डी ओवर एन है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द शॉर्ट मेथड जब आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं एक्स का। तो आप देखिए कि क्या है, ये जो समीशन डी ओवर एन है ये आपको क्या दे रहा है? ये डी का मीन दे रहा है। समीशन डी ओवर एन आपको क्या दे रहा है? डी का मीन। जैसे समीशन एक्स ओवर एन आपको एक्स का मीन दे रहा था, इसी तरीके से समीशन डी ओवर एन आपको डी का मीन दे रहा है विच इज डी बार। ठीक है, मुझे डी का मीन नहीं निकालना, मुझे एक्स का मीन निकालना है। तो जो क्वांटिटी, जो एज्यूम मीन आपने सब्ट्रैक्ट किया था एक्स में से, एट द एंड जाके उसको मैंने ऐड कर दिया है डी के अंदर, तो मेरे पास एक्स का मीन निकल आया। नाउ जो मैंने चीज सब्ट्रैक्ट की थी, जो मैंने ए एज्यूम मीन किया था, वो क्या था? मेरा यहाँ पर 5 था। ठीक है, और 5 प्लस आपके पास समीशन डी कितना आ गया है? दैट इज 6।
और n कितना है आपके पास, दैट इज 5, ठीक है। सो 6 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज विच कुड बी 1 पॉइंट समथिंग, और उसको जब आप 5 के अंदर ऐड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आपका जो है वो अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। सो ये शॉर्ट मेथड कहलाता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि चेंज ऑफ ऑरिजिन, मैंने एक क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया था तमाम वैल्यूज के अंदर से, और चेंज ऑफ ऑरिजिन का अर्थमेटिक मीन के ऊपर इफेक्ट था। अगर इफेक्ट नहीं होता तो एक्स बार को डी के मीन के इक्वल आ जाना चाहिए था, लेकिन एक्स का मीन डी के मीन के इक्वल नहीं है, बल्कि एक्स का मीन जब तक हम डी के मीन के अंदर उस क्वांटिटी को ऐड नहीं कर देंगे जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, एक्स का मीन फाइंड आउट नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ए के बजाय मैंने 5 लिया था, अगर कोई बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल ए के बजाय 4 ले लेता है, तो मैं क्या करूंगी, वो तमाम वैल्यूज में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेगा, उसका समीशन डी अकॉर्डिंग टू 4 निकलेगा जब, और फिर एंड पे जाके वो ए के बजाय, ए में 5 के बजाय किसको ऐड कर देगा, 4 को ऐड कर देगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो ए वैल्यू हो वो डेटा का सेंटर हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ए को 15 ले लेती, यहाँ पे 15 जो है वो, सॉरी यहाँ पे मैं 15 कंसिडर कर लेती, तो मुझे डेविएशन लेने का कोई फायदा नहीं होता। सेंट्रल वैल्यू उठाने का मकसद ये होता है कि कुछ वैल्यूज आपकी नेगेटिव जनरेट होती हैं और कुछ वैल्यूज आपकी पॉजिटिव जनरेट होती हैं, और उसमें जो सिंप्लीफिकेशन है, जो समीशन डी है, वो आपका सम कम आता है और डेविएशंस इजीली जो है वो हम ले लेते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ए जो एज्यूम मीन आपने कंसिडर किया वो डाटा का सेंटर हो। अगर हम आउट ऑफ दैट सेंटर लेंगे तो उसका फायदा जो है, जो मकसद है, वो हमारा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अनग्रुप्ड का फॉर्मूला है, अगर मैंने शॉर्ट फॉर्मूला फ्रॉम द ग्रुप डेटा सेट देखना है तो उस सूरत के अंदर फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, सिंपली आपके पास ए तो डेफिनेटली एज्यूम मीन आपने लेना ही है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से लेना है ग्रुप के अंदर। यहाँ पे आपने जो डी वेरिएबल है, अब देखें यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है ग्रुप के अंदर, तो आपने जब डी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया विच इज डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो डी की डेफिनेशन है एक्स माइनस ए, वही चीज है, ए एज्यूम मीन ही है, लेकिन जो यहाँ पर ए है वो अब हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आपने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो पूरा डाटा सेट मैंने इस वक्त नहीं लिया हुआ, जो हाईएस्ट, हमेशा वैसे होता है कि आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो डाटा के सेंटर में ही कहीं लाई कर रही होती है, क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर एक ही पीक बनती है जो कि डाटा के सेंटर में बनती है। अभी आपने ग्राफ्स भी देखे हैं, जो हमने देखा कि जो ग्राफ बन रहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कुछ इसी तरीके से बन रहा था, शुरू में फ्रीक्वेंसी कम थी, सेंटर में ज्यादा थी, और फिर कम होना शुरू हो गई थी। सो ये जो आपके पास है, ये आपका डाटा का सेंटर जो है वो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो सेंटर में ही लाई करती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट होगा उसको हमने ए एज्यूम कर लेना है। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक रूल है जिसको हम फॉलो कर लेते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट है उसको हम ए ले लेते हैं। अब आपने तमाम मिड पॉइंट्स में से इस एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, आपका डी वेरिएबल का एक्सक्यूज मी फॉर्मूला। मैम, जी बेटे। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके, लेट मी स्पीक अ लाउडर वन। डी वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें आपने ए जो है डेफिनेटली वही है जो ए एज्यूम मीन की डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप डेटा सेट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट होगा उसको आपने एज्यूम मीन या ए ले लेना है। अब आपने तमाम मिड पॉइंट में से उस ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 माइनस 17 आ जाएगा, 12 माइनस 17 आ जाएगा, 17 माइनस 17। डी वेरिएबल का कॉलम आपके जनरेट करने के बाद आपने डी को फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी अगला कॉलम आपने फ्रीक्वेंसी को डी वेरिएबल के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, और फिर इस कॉलम का आपने सम करना है। तो यहाँ पर ए प्लस जो कि ग्रुप अनग्रुप में समीशन डी था, अब यहाँ पे समीशन डी का सम नहीं है बल्कि क्या हो जाएगा, समीशन एफ डी। मुझे डी के कॉलम का सम नहीं करना, पहले मुझे उस डी वेरिएबल को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज आई एम डीलिंग नाउ विद द ग्रुप डेटा सेट, और डिवाइडेड बाय एन की जगह अब क्या आ जाएगा, समीशन एफ आ जाएगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है आपका शॉर्ट मेथड का, जो कि है आपका ग्रुप डेटा सेट के अंदर। लेट्स कम टुवर्ड्स एन एग्जांपल, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ये दो फॉर्मूलाज हैं। ओके, ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास, ये अनग्रुप का है आपका फॉर्मूला, ठीक है, और ये आपका ग्रुप का फॉर्मूला है।
अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास वैल्यूज हैं, ये अनग्रुप डेटा सेट है आपके पास। आप कॉलम के अंदर काम करें, इट विल बी इजी फॉर यू पीपल। लेस देन टाइम 1 मिनट रह गया, सो मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी, आप सबने दोबारा ज्वाइन करना है, सो बी क्विक। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक्स वैल्यूज को जो है वो कॉलम वाइज लिख लिया, और यहाँ पर देखिए तमाम वैल्यूज जो है वो 168, 180 और 190 के दरमियान राउंड अबाउट मूव कर रही हैं। तो उसने एज्यूम कर लिया कि लेट सपोज मेरी ए की वैल्यू जो है वो 180 है, और हमने डी वेरिएबल का कॉलम जो है वो जनरेट कर लिया, जो कि है आपका x माइनस ए का, यानी हम x में से 180 को जो है वो माइनस करेंगे। ठीक है, जब आप 180 को माइनस करेंगे तो आपके पास डी वेरिएबल का कॉलम जनरेट हो जाएगा 184 माइनस 80, 184, 191 माइनस 111, इस तरीके से ये सारी डी की वैल्यूज जो है वो जनरेट हो जाएंगी यहाँ पर कॉलम वाइज। ठीक है, और इसका जो सम है समीशन डी, ये आपके पास कितना आ गया है, दिस इज सम आउट टू बी 64। ठीक है, सो एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले ए